ओके, तो अब आते हैं चैप्टर नंबर 9 में, दैट इज़ क्लबिंग ऑफ इनकम। बहुत ही इजी चैप्टर है, तो इसलिए हम ज़्यादा फोकस इसमें क्वेश्चंस में ही करेंगे कि जनरली कुछ एक क्वेश्चन आके तो अपन करने लायक रहें। तो मैं एकदम जल्दी जल्दी प्रोविजंस बता देती हूँ। सेक्शन नंबर 60 है ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ एसेट। तो यहाँ पे बेसिकली एग्जांपल से देख लो, समझ में आ जाएगा कि मिस्टर ए अपना राइट टू, मतलब बेसिकली मिस्टर ए ने अपनी वाइफ को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं किया, बट जो हाउस प्रॉपर्टी से जो रेंट का इनकम होगा वो ट्रांसफ़र कर रहा है। तो दैट मीन्स वहाँ पे वो इनकम ट्रांसफ़र कर रहा है बट एसेट ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, वो जो इनकम जो मिसेस ए को मिलेगा वो क्लब होगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। क्लियर है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 61, दैट इज रिवोकेबल ट्रांसफर। तो व्हाट इज रिवोकेबल ट्रांसफर? रिवोकेबल ट्रांसफर मतलब बेसिकली उसमें कोई कंडीशन रहता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से ही हम देख लेते हैं, अगर एग्जांपल होगा तो। अच्छा, यहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं है, बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि सपोज मैंने एक प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र किया है एंड मैंने उसको कहा कि जब तक तू जिंदा है तेरा ये प्रॉपर्टी रहेगा, तेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी मेरा ही वापस हो जाएगा। तो जब तक वो जिंदा है तब तक वो ट्रांसफ़र में जो भी उस एसेट से जो भी उसको इनकम होगा वो उसके हैंड में क्लब होगा। एंड जैसे वो मर जा रहा है तो जो एसेट है वो मेरे पास वापस आ रहा था, अब वो जो उसका जो इनकम होगा वो मेरे हैंड में क्लब होगा। ठीक है। तो ये बोल रहे ट्रांसफर नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी और द ट्रांसफरी। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर ट्रांसफर बिफोर 1 अप्रैल 1961 क्या था तो वो 6 ईयर्स तक रिवोकेबल नहीं होते हैं। ठीक है। यहाँ पे अभी लाइफ टाइम का हो गया, यहाँ पे नॉट पहले क्या था 6 ईयर्स के लिए था, अभी हमारा लाइफ टाइम हो चुका है। ठीक है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 64 सबसेक्शन 1, 2। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई भी हमने ट्रांसफ़र किया है, जैसे यहाँ पे बेसिकली ऐसा बता रहा है, इनकम बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन फ्रॉम अ कंसर्न इन विच द इंडिविजुअल हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। नाउ सबसे पहले इसमें आपको ये चीज़ देखना है, बाय रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन आपका कैश में हो सकता है, काइंड में हो सकता है, और इसमें आपका सैलरी, कमीशन, बोनस ये सब हो सकता है। फ्रॉम अ कंसर्न इन विच इंडिविजुअल है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है। अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अगर कंपनी सपोज एक कंसर्न है, तो अगर उसमें आप कंपनी में 20% और मोर शेयर होल्डिंग अगर इंडिविजुअल हेल्ड कर रहा है, या फिर अगर कोई भी अदर मतलब फर्म है, एओपी है, बीओवाई है, तो उसमें भी अगर 20% या मोर, यहाँ पे जो वोटिंग पावर है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है। तो अगर उतना हेल्ड कर रहा है तो अपन ये मानेंगे कि वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सपोज मिस्टर ए है, उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एक कंपनी में, एंड उस कंपनी में उसकी जो वाइफ है वो भी कोई एक पोजीशन हेल्ड करती है और उससे वो सैलरी ड्रॉ करती है। तो उसमें जो सैलरी ड्रॉ करती है उसका जो जो टैक्स वो मिस्टर ए के हैंड में क्लब हो जाएगा। हाउएवर अगर जो उसकी वाइफ है उसके पास टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, मतलब सपोज़ वो एक हेल्ड करती है, मतलब वो एक सीए है उस कंपनी में, एंड उसके पास वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, मतलब उनके पास वो क्वालिफिकेशंस है, तो वो अगेन उन्हीं के हैंड में क्लब होगा, उसके हस्बैंड के हैंड में क्लब नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसके पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है इलस्ट्रेशन 1 कि मिस्टर ए, एक सेकेंड, हाँ, मिस्टर ए होल्ड कर रहा है शेयर कैरिंग 55% वोटिंग पावर इन एमएनओ लिमिटेड। तो एमएनओ लिमिटेड एक कंसर्न है जिसमें मिस्टर ए का 55% वोटिंग पावर, दैट मीन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। और वहीं पे मिसेस अनामिका जो कि वाइफ ऑफ मिस्टर अरुण है, वो एज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर काम करती है और 35,000 पर मंथ सैलरी ड्रॉ करती है। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि सी इज़ हाउएवर नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब, मतलब उसमें टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, जस्ट बिकॉज उस कंपनी में मिस्टर अरुण की चलती होगी, देयरफॉर उन्होंने अनामिका को हायर कर लिया है और उनको 35,000 पर मंथ सैलरी दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हमको बताना है किसके हैंड में क्लब होगा, और यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में क्या है कि जो मिस्टर अरुण है उसका अदर इनकम 7,30,000 है, मेरे जो अनामिका है उसके अदर इनकम 4,20,000 है। तो बेसिकली अपने को ये बताना है कि 35,000 पर मंथ, दैट इज़ 4,20,000 फॉर ईयर, किसके हैंड में क्लब होगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि 55% है तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, देयरफॉर सेक्शन नंबर 64(1)(4) अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे हमको सबसे पहले हमको अभी टोटल इनकम निकालना है, 35,000 इंटू 12 करेंगे 4,20,000। उसके बाद सेक्शन नंबर 16(IA), दैट इज सैलरी में हमारा पहला एक था कि हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 40,000 रुपये का, या फिर
जितना अमाउंट ऑफ सैलरी है विच एवर इज लोअर, जो कि फर्दर अमेंड होकर 40,000 की जगह 50,000 हो गया है। तो अपने को यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा अंडर सेक्शन 16IA वो 50,000 का हो जाएगा। तो हमारा टोटल इनकम जो है वो 3,70,000 है। एंड क्योंकि हमने ऑलरेडी पता कर लिया है कि जो उसकी वाइफ का इनकम है उसका कोई भी प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, देयरफॉर वो मिस्टर अरुण के हैंड में क्लब होगा। तो यहाँ पे हम मिस्टर अरुण के हैंड में क्लब करेंगे। एंड मिस्टर अरुण का अदर इनकम 7,30,000 था, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास मिस्टर अरुण का जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 11 लाख हो जाएगा। और अनामिका का जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ 4,20,000 होगा, 35,000 इंटू 12 नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिसेस अनामिका वॉज क्वालिफाइड फॉर द जॉब। ऑब्वियसली इफ सी वॉज क्वालिफाइड फॉर द जॉब, तो जो उसको इनकम मिल रहा है 4,20,000 माइनस 50,000 दैट इज 3,70,000 प्लस 4,20,000 करके करते तो वो उसका ग्रॉस टोटल इनकम होता। ठीक है। इलस्ट्रेशन 3 क्या बोल रहा है कि मिस्टर बीनू है वो होल्ड करता है 33% वोटिंग पावर इन यामा लिमिटेड। अगेन 33 मतलब 20 से ज़्यादा, तो अगेन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है। एंड उसकी जो वाइफ है मिस्टर बबीता वो अकाउंटेंट है यामा लिमिटेड में, और उनको सैलरी मिल रहा है कंप्यूटर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सैलरी आपको कंप्यूटर दे दिया है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं करना है, आपको डायरेक्ट कंप्यूट करके 3,60,000 दे दिया है। और अगेन इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं था। उसके साथ साथ मिस्टर बीनू को 32,000 एज एन इंटरेस्ट इनकम मिलता था। मिसेस बबीता को रेंट रिसीव होता था 6,000 पर मंथ के हिसाब से, 6,500 पर मंथ के हिसाब से। नाउ अगेन यहाँ पे आपको हाउस प्रॉपर्टी का दिया है। अगेन यहाँ पे आपको देखो, अगर आपको क्वेश्चन में सैलरी इनकम या फिर हाउस प्रॉपर्टी इनकम दिया और ब्रैकेट में अगर वो आपको कंप्यूटर दे रखा है तो आपको कोई भी फर्दर डिडक्शन नहीं करना है, एज इट इज़ लिख देना है। हाउएवर आपको अगर कोई भी कंप्यूटर नहीं लिखना है तो उसमें आपको फर्दर डिडक्शन करना है। दैट मीन्स अगर सैलरी में कंप्यूटर है तो अपने को यहाँ पे 50,000 या विच एवर इज द अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर अपने को डिडक्ट नहीं करना है। एंड सिमिलरली यहाँ पे अपने को हाउस प्रॉपर्टी का दिया है। हाउस प्रॉपर्टी में अगर ये कंप्यूटर रहता तो इसमें अपने को नहीं लेना था, बट यहाँ पे कंप्यूटर नहीं है तो अपने को अगेन स्टैंडर्ड डिडक्शन 33% माइनस करना है। ठीक है। क्वेश्चन में हार्डेस्ट पार्ट यही हो सकता है क्योंकि हम हाउस प्रॉपर्टी एंड सैलरी पढ़ के जाते नहीं है। ओके, बाकी तो एकदम ईजी है कि यहाँ पे मिस्टर बबीता प्रोफेशनल क्वालिफाइड नहीं है, तो यहाँ पे जो सैलरी है 65,000, सॉरी जो यहाँ पे सैलरी है वो 3,60,000 तो कंप्यूटेड है। अदर सोर्सेस में यहाँ पे अपना 32,000 है क्योंकि अपने को तो मिस्टर बीनू का हैंड में क्लब करना है, तो मिस्टर बीनू का तो 3,92,000 हमारा टोटल ग्रॉस टोटल इनकम हो गया। ना कमिंग टू द वाइफ, तो वाइफ की इनकम में 6,000 अपना इनकम फ्रॉम सैलरी 0 है। हाउस प्रॉपर्टी में 6,500 इंटू 12 करेंगे तो, और कोई भी म्यूनिसिपल टैक्स पेड हमको कुछ बताया नहीं है तो अपन इसको नहीं मानेंगे, NAV मान लेंगे। और इसमें अपने को 30% ऑफ 7,800 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके 54,600 हमारा टोटल इनकम हुआ। क्लियर। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर 64I4। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं स्पाउस को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। आइदर हम इनएडिक्वेट मतलब आइदर हमने कोई फ्री में उनको ट्रांसफ़र कर दिया उस एसेट को, या फिर एडिक्वेट कंसिडरेशन हमने नहीं दिया है, और मतलब बेसिकली हम कुछ भी ऐसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं स्पाउस को, तो किसके ऊपर क्लब होगा, वो उस SSC के ऊपर ही क्लब होगा जिन्होंने ट्रांसफ़र किया है। कुछ कंडीशंस है कि जो रिलेशनशिप बिटवीन जो मतलब जब वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उनके बीच में हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए। एंड सेकेंड है कि वो जो एलिमोनी का केस होता है, मतलब डाइवोर्स होने का जो एलिमोनी दिया जाता है, तो वो ऐसा कुछ ये जो ट्रांसफ़र किए हैं वो उस केस में नहीं होना चाहिए। मतलब ये ट्रांसफ़र शुड नॉट बी इन कनेक्शन विद एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। मतलब हम डाइवोर्स हो गए, अभी हम अलग अलग रहने वाले हैं तो ये हाउस प्रॉपर्टी ले ले, ये वाला कनेक्शन नहीं होना चाहिए। जब भी ट्रांसफ़र हो रहा है उनका हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप रहना चाहिए। क्वेश्चन करते हैं कि मिस्टर राहुल ने एक प्रोप्राइटरी बिजनेस स्टार्ट किया था 1/4/2019 में। ठीक है। उसमें जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया था वो 6 लाख का किया था, और उस टाइम पे उनका जो लॉस हो गया था वो 3 लाख का लॉस हो गया था। ठीक है। क्लियर। 6 लाख इन्वेस्ट किया था, 3 लाख का लॉस हो गया, टोटल कैपिटल 3 लाख बचा है। टू ओवरकम द फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी वाइफ क्या की, उसकी जो वाइफ जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी वो 7 लाख गिफ्ट कर दी मिस्टर राहुल को। और मिस्टर राहुल क्या किया, वो इमीडिएटली उसको अपने बिजनेस में लगा लिया। एंड जब वो अब उसके पास 3 लाख का कैपिटल ऑलरेडी था, 7 लाख और कैपिटल आ गया तो 10 लाख कैपिटल आ गया। 10 लाख कैपिटल आते ही उनके बिजनेस में उसने प्रॉफिट अर्न किया 5 लाख का। तो अपने को बताना है क्लबिंग के प्रोविजन के हिसाब से। तो यहाँ पर सेक्शन 64I4 आ जाएगा कि अगर क्लबिंग ऑफ इनकम हो रहा है इन द हैंड ऑफ इंडिविजुअल, द इनकम इज अर्न फ्रॉम द एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यहाँ पे हमेशा याद रखना अदर देन हाउस प्रॉपर्टी आएगा। ठीक है। अगर एसेट ट्रांसफ़र कर रहा है अदर देन हाउस प्रॉपर्टी और उससे जो इनकम अर्न कर रहा है, तो जो पर्सन जो एसेट ट्रांसफ़र किया है उसके हाथ में क्लब हो जाएगा। तो इस केस में जो 7 लाख, अब देखो ये 5 लाख ये जो यहाँ पे ये अर्न किया है, सबसे पहले बता देती हूँ, जो ये 7 लाख
उसकी वाइफ गिफ्ट की, उसमें जो प्रॉफिट अर्न करेगा वो उसके वाइफ में क्लब होगा। रेस्ट जो ऑलरेडी वो उसके पास 6 लाख का कैपिटल था, उसमें 3 लाख, तो 3 लाख का कैपिटल बचा था, उसमें जो प्रॉफिट अर्न किया वो उसके हाथ में ही क्लब होगा। तो बेसिकली इसमें अपने को बाइफोकेट करना है। तो कैपिटल एज ऑन 1/4/2020 में कितना था? 6 लाख का कैपिटल था, 3 लाख लॉस हो गया, तो 3 लाख का कैपिटल बचा। यहाँ पे राधा 7 लाख दे दी तो 7 लाख आ गया, टोटल हमारा कैपिटल 10 लाख आ गया। अब यहाँ पे बोल रहे कि वो 5 लाख अर्न किया प्रॉफिट। तो यहाँ पे 5 लाख मतलब टोटल 10 है, तो 3 लाख का कैपिटल में 10 लाख का कैपिटल में 5 लाख अर्न किया, तो 3 लाख के कैपिटल में कितना अर्न किया होगा? 1,50,000। एंड सिमिलरली ऐसे यूनिटरी मेथड करके अपन 3,50,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 3,50,000 वाला जो प्रॉफिट है ये राधा के हैंड में क्लब हो जाएगा, ठीक है। और ये जो एसएससी है मिस्टर राहुल, उसके हैंड में सिर्फ 1,50,000 ही क्लब होगा, क्योंकि वो जो 3 लाख है वो उसने इन्वेस्ट कर रखा था। समझ आया? उसके बाद सेक्शन नंबर 64I7 है। यहाँ पे आप कोई भी एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्पाउस, मतलब आप किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एंड बट उसका जो बेनिफिट है वो स्पाउस को मिल रहा है, तो भी आप जो ट्रांसफ़र है, जिसने ट्रांसफ़र किया है, उसके हैंड में क्लब हो जाएगा। एंड देन सेम है क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग टू सन्स वाइफ। तो बेसिकली अगर आप एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने सन्स वाइफ को, तो जो भी इनकम उससे अराइज होगा वो आपके हैंड में क्लब होगा। उसमें भी प्रोवाइडेड ये है कि जो मदर इन लॉ या फादर इन लॉ का रिलेशन या डॉटर इन लॉ का जो भी रिलेशन है वो एग्जिस्ट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एसेट, और एज वेल एज जब वो इनकम जनरेट हुआ था, ठीक है। ना सिर्फ एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफ़र, बट एट द टाइम ऑफ द एट द टाइम व्हेन द इनकम वॉज जनरेटेड, ओके। इलस्ट्रेशन 5 पढ़ते हैं कि मिसेस कोमल ट्रांसफर हर इमूवेबल प्रॉपर्टी टू टीपीएस कंपनी लिमिटेड सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट आउट ऑफ द रेंटल इनकम। ओके, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले तो हमने क्या किया कि एसेट हमने ट्रांसफ़र किया सन अपने स्पाउस को। फिर हमने पढ़ा कि एसेट हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं सन्स वाइफ को भी, बट अगेन रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना चाहिए। और फिर हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा कि ट्रांसफर ऑफ एसेट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस। यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि हम किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं बट उसको जो बेनिफिट है उसको स्पाउस को मिल रहा है। ये सेम अप्लाई होगा सन्स वाइफ को भी। मतलब अगर हम किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं और उसको जो बेनिफिट है वो सन्स वाइफ को रिसीव हो रहा है, तो भी जो ट्रांसफरर है उसके हैंड में क्लब होगा। यहीं पे यही एग्जांपल दे कि जो मिसेस कोमल है वो मदर इन लॉ है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की टीपीएस कंपनी लिमिटेड को, जो कि अपना आधा रेंटल इनकम अपनी सन्स वाइफ मतलब ओके, क्वेश्चन पढ़ो। मिसेस कोमल ट्रांसफर हर इमूवेबल प्रॉपर्टी टू टीपीएस कंपनी लिमिटेड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन दैट आउट ऑफ द रेंटल इनकम अ सम ऑफ 42,000 पर मंथ शैल बी यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ सन वाइफ। तो यहाँ पे आपका ये वाला सेक्शन 64I7 एक्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे वो ट्रांसफ़र कर रही है कंपनी को एंड वो कंपनी वाले से ये कंडीशन दी कि 42,000 पर एनम वो क्या करेगी, अपने वो कंपनी क्या करेगी मिसेस कोमल की सन्स के वाइफ को देगी, ठीक है। और यहाँ पे मिसेस कोमल क्लेम की जो अमाउंट ऑफ 42,000 है वो उनके में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ही ओन नहीं करती, वो ओन प्रॉपर्टी तो ओन करता है टीपीएस कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे अपने को बताना है, कि नहीं, यहाँ पे हमारा अगेन एक्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो इनकम है 42,000 वो डॉटर इन लॉ के लिए है, बट इन द हैंड ऑफ मिसेस कोमल ही चार्जेबल होगा। ओके, नेक्स्ट है क्लबिंग ऑफ माइनर इनकम 64IA है। तो बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड है वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड ऑफ पेरेंट्स। अगेन यहाँ पे मदर के हैंड में होगा कि फादर के हैंड में होगा, कैसे पता चलेगा? जो भी बिफोर क्लबिंग ऑफ द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड जिसका इनकम हायर रहेगा उसके हैंड में चार्जेबल होगा, ठीक है। बट अगेन यहाँ पे समटाइम्स ऐसा होता है कभी एक साल मम्मी की इनकम ज़्यादा होगी, कभी एक साल पापा की इनकम ज़्यादा होगी, तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम जो फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं वही चलता रहेगा। हाउएवर अगर एसेसिन ऑफिसर को लगा तो वो क्या कर सकता है, वो बोल सकता है कि नहीं अब मम्मी के में नहीं होगा, फादर में होगा, या वाइस वर्सा में, ठीक है। बट अगेन 3 कंडीशंस हैं कि जब माइनर चाइल्ड का इनकम उनके पेरेंट्स में क्लब नहीं होगा। अगर माइनर चाइल्ड का जो इनकम अराइज हुआ है वो उस माइनर चाइल्ड के मैनुअल वर्क से हुआ है, या फिर उस माइनर चाइल्ड के स्किल एंड टैलेंट से हुआ है। बेस्ट एग्जांपल जो मूवीज़ में काम करते हैं, जो सीरियल्स में काम करते हैं बच्चे लोग, चाइल्ड आर्टिस्ट लोग, उनका जो स्किल एंड टैलेंट की वजह से उनको इनकम हुआ है, तो वो इनकम उनके पेरेंट्स में क्लब नहीं होगा। या फिर जो माइनर चाइल्ड जो सफ़र कर रहा है फ्रॉम डिसेबिलिटी, उनका भी नहीं होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे एक ये सेक्शन अपने को एक एग्जाम्पशन भी दिया है यहाँ पे, इफ़ माइनर चाइल्ड इनकम इज़ क्लब इन द हैंड ऑफ पेरेंट्स। ये एग्जाम्पशन कब मिलेगा? अगर क्लब इन हो रहा है इन द हैंड ऑफ पेरेंट्स। तो सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 32 के अंदर ₹15,000 पर एनम पर चाइल्ड इज़ अलाउड टू द पेरेंट्स। ओके, क्लियर? तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि मिस्टर अरविंद के पास 3 माइनर चाइल्ड्स हैं, ठीक है। माइनर चाइल्ड मतलब 18 या बिलो।
3 माइनर चाइल्ड है, 2 ट्विन डॉटर्स है एंड 1 सन है। तो इनकम ऑफ द ट्विन डॉटर इज 2500 पर एनम ईच। तो ईच है तो 2500 इंटू 2 हो जाएगा, तो 5000 हमारा आ जाएगा। और उसमें से हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 1032, दैट इज 1500 पर चाइल्ड है, तो इंटू 2 होकर 3000 हमारा नील हो, मतलब 3000 हमारा माइनस हो जाएगा। तो टोटल इनकम जो कि चार्जेबल होगा इन द हैंड ऑफ पेरेंट्स फॉर द 2 ट्विन डॉटर्स इज 2000 रुपीज़। यहाँ पे फिर बोल रहा है एक जो बेटा है उसमें जो सन है उसका 1200, और उसका जो इनकम है 1200 पर एनम है। तो यहाँ पे अगेन ईच चाइल्ड के लिए, तो अगेन यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 1032। नाउ ऑब्वियसली 1500 नहीं मिलेगा, राइट, 1200 मिलेगा। इट इज़ द अमाउंट ऑफ इनकम या 1500 विच एवर इज लोअर, राइट। तो यहाँ पे आपको 1200 का मिल जाएगा, देयर इज नील। तो जो इनकम टू बी हैंड इन द क्लब ऑफ इन द हैंड ऑफ मिस्टर अरविंद इज 2000 रुपीज़, दैट इज ऑफ 2 माइनर डॉटर्स का। ओके, ना क्रॉस ट्रांसफ़र पढ़ते हैं। तो क्रॉस ट्रांसफ़र करने का मैं आपको यही एक इसी से एग्जांपल से करा देती हूँ, एकदम ईजी है। तो बेसिकली क्रॉस ट्रांसफ़र में क्या होता है, जो मैं आपको जैसे यहाँ पे ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है, ये इसकी मिस्टर एक्स की वाइफ है, ये मिस्टर वाइफ की वाई है। तो बेसिकली मिस्टर वाइफ की वाई नहीं, मिस्टर वाई की वाइफ है। तो बेसिकली आप यहाँ पे मिस्टर एक्स ने इसको कुछ ट्रांसफ़र किया, मिस्टर वाई ने इसको कुछ ट्रांसफ़र किया, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं क्रॉस ट्रांसफ़र। तो सपोज़ मैंने इसमें 5 लाख, मिस्टर एक्स ने 5 लाख ट्रांसफ़र किया वाइफ को, मिस्टर वाई ने 6 लाख ट्रांसफ़र किया। तो बेसिकली जो यहाँ पे कॉमन है दैट इज़ 5 लाख, वो उसका 5 लाख में जो इनकम अराइज होगा, ठीक है, 5 लाख में जो इनकम अराइज होगा वो हमारा रिस्पेक्टिव में होगा। जैसे सपोज मिस्टर एक्स ने 5 लाख दिया है वाइफ को, और वाइफ ने इसको इन्वेस्ट कर दिया बैंक अकाउंट में और उसको 50,000 का इंटरेस्ट इनकम मिला, ठीक है। मिस्टर वाई 6 लाख ट्रांसफ़र किया, इसने भी 6 लाख का भी इसको इनकम मिला। तो यहाँ पे सिर्फ जो कॉमन है, मतलब जो 5 लाख पे जो इंटरेस्ट इनकम है दैट इज़ 10%, दैट इज़ 50,000, वो चार्जेबल होगा उनके रिस्पेक्टिव जिसने ट्रांसफरर है उसके हैंड में चार्जेबल होगा। ये रहा एग्जाम्पल, इससे क्लियर हो जाएगा कि मिस्टर मदन गिफ्टेड अ सम ऑफ रुपीज़ 6.5 लाख टू हिज ब्रदर वाइफ। आप समझ रहे हैं, मिस्टर एक्स उसकी वाइफ को, मतलब मिस्टर मदन अपने भाई की वाइफ को 6.5 लाख का सम गिफ्ट किया। ऑन 12th जुलाई 2020 हिज ब्रदर गिफ्टेड अ सम ऑफ रुपीज़ 5.2 लाख टू मिस्टर मदन वाइफ, और जो गिफ्ट अमाउंट थे वो इन्वेस्टेड विद फिक्स डिपॉजिट्स में। एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बाय मिसेस मदन एंड वाइफ ऑफ मिसेस मदन एट 9% इंटरेस्ट, दोनों ने इन्वेस्ट कर लिया 9% के इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे 5.2 लाख का 9% जो है वो चार्जेबल होगा उनके रिस्पेक्टिव ट्रांसफरर के ऊपर, ठीक है। ये जरूर को बता देती हूँ। Accordingly, the interest income arising to Mrs. Madan in the form of interest on fixed deposit would be included in the total income of Mr. Madan, and interest income arising in the hand of his brother wife would be taxable in the hand of Mr. Madan brother as per section number 64(1) to the extent of amount cross transfer, that is 5.2 lakh. Amount of cross transfer, that is 5.2 lakh. This is because Mr. Madan and his brothers are indirect transferer to the income of their respective spouse. However, the interest income earned by his spouse on fixed deposit of rupees 5.2 lakh alone would be okay. तो यहाँ पे बेसिकली ये बोल रहा है कि जो इधर वाली मिस्टर वाई की जो वाइफ है उसका जो इनकम होगा वो मिस्टर वाई में होगा, और ये मिस्टर एक्स की जो वाइफ है वो मिस्टर एक्स में होगा। अब यहाँ पे हमारे केस में 5.2 लाख था, तो 5.2 लाख तक ही उसके वाइफ में होगा, बट वो जो 6 लाख दिया था, 6.5 लाख दिया था, आई गेस 6.5 लाख दिया था, बाकी जो रेस्ट है वो उसी के हैंड में टैक्सेबल होगा। However, the interest income earned by his spouse on fixed deposit of 5.2 lakh alone would be included in the hand of Mrs. Madan's brother, and not the interest income on the entire fixed deposit of 6.1 lakh, since the cross transfer is only to the extent of 5.2 lakh. तो मैंने बताया कि जितना कॉमन अमाउंट है 5.2 लाख वही उसके हस्बैंड में जाएगा, पूरा 6.5 लाख का नहीं जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे है कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल कोई भी एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं HUF को विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो जो भी इनकम अराइज होगा फ्रॉम सच एसेट वो HUF को मिलेगा, बट वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड ऑफ द मेंबर्स,
या फिर मतलब जिसने ट्रांसफ़र किया उसके हैंड में होगा। और अगर हमारा जो एचयूएफ है उसका पार्टीशन हो रहा है तो जो भी इनकम फ्रॉम सच एसेट मतलब बेसिकली जो भी उसके स्पाउस को मिला होगा जो एसेट, उससे जो इनकम होगा वो भी अगेन इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है इनकम इंक्लूड्स लॉस। ऑब्वियसली अगर हमारा इनकम क्लब होगा तो लॉस भी क्लब होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इलस्ट्रेशन 8 आते हैं कि मिस्टर रवि हैज़ गिफ्टेड हिज ओनली हाउस प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ। यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी वाला भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी करना जरूरी है।